दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक बिहार का इतिहास देखा और उसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें किस प्रकार से कौन से आंदोलन चले, कैसे आंदोलन चले, उन आंदोलनों के बारे में चर्चा करते हुए आगे हम बढ़े हैं और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। आप इस वीडियो के देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि उस वीडियो में हमने 1757 यानी प्लासी के युद्ध के इर्द गिर्द और बक्सर के युद्ध के आसपास की जो घटनाएं थी, उसके बाद जितने आंदोलन चले, किसानों का आंदोलन चला, सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। आप वहाँ से उसको ज़रूर देखें। और आगे फिर बढ़ते हैं और आगे इसी कड़ी में है कि मुजफ्फरनगर बम कांड कब हुआ था, इसकी डेट याद रखना है। 30 अप्रैल 1908। तो ये आंदोलन हुआ था 30 अप्रैल 1908 को। तो 30 अप्रैल 1908 को ये घटना हुई थी, ठीक है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज जज का नाम क्या था, किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका, परंतु गलती से ये बम अंग्रेज वकील कैनेडी, देखिए कैनेडी क्या था, अंग्रेज वकील था, कैनेडी की बग्घी मतलब वो घोड़े चलते थे उस पर गिर गया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाला कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी और जो वकील था, इसकी पत्नी और उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। इससे आहत प्रफुल्ल चाकी ने क्या की, आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा। खुदीराम बोस के वकील कालिदास वसु थे, बहुत इंपॉर्टेंट। खुदीराम बोस जो थे उनके वकील का नाम क्या था, कालिदास वसु उनके वकील थे। आगे बढ़ते हैं और विशेष न्यायाधीश कर्नाटक के समक्ष 9 जून 1908 से 13 जून 1908 तक सुनवाई हुई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, यानी सबसे कम उम्र में जो है फांसी इन्हीं को मिली थी, खुदीराम बोस को, याद रखना इतिहास में। आगे बढ़ते हैं शांति स्वरूप नारायण को अपने समाचार पत्र स्वराज में मुजफ्फरनगर बम कांड पर लेख प्रकाशित करने के कारण सजा दी गई थी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था जिसमें कैनेडी के जो वकील था उसकी गाड़ी बग्घी पर जो बम फेंका गया था, उसमें शांति स्वरूप नारायण को अपने समाचार पत्र, इनका क्या था, स्वराज में मुजफ्फरनगर बम कांड का लेख प्रकाशित की थी, इससे इनको सजा दी गई थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है होम रूल आंदोलन तथा बिहार। 1916 में भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट यहाँ रखना है कि पुणे में किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना रानी एनी बेसेंट ने कहाँ की थी, मद्रास में एनी बेसेंट। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से है। 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जिसमें पुणे में कौन किया था, गंगाधर तिलक, और मद्रास में एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य इसका याद रखना है, पूर्ण स्वराज। इस आंदोलन ने बिहार को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक, बांकीपुर पटना में मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई। और मुजफ्फरनगर में होम रूल लीग की स्थापना किसकी, जनकधारी प्रसाद की थी। होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहन हेतु 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी।
आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 जुलाई 1918 को एनी बेसेंट पटना आई थी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह 1917 है। यहाँ से प्रश्न अब की बार क्लास 9th 10th में जो अभी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था यहाँ से पूछा था। चंपारण सत्याग्रह बिहार, वो पूछा था कि महात्मा गांधी को, जो प्रश्न पूछा था 9th 10th के टीजीटी में, उसमें सामान्य ज्ञान में प्रश्न पूछा था कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी को किसने बुलाया था। उसका आंसर था राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह बिहार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है और महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था, तो चंपारण में। इनके द्वारा किया गया भारत में प्रथम आंदोलन था सत्याग्रह। इसमें किसानों के शोषण संबंधी ब्रिटिश अधिकार की नीतियों का अहिंसात्मक रूप से विरोध किया गया था। ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार किसानों की अपनी 3/20 3 कठिया पर नील की खेती करना जो है अनिवार्य था। 3 कठिया प्रणाली इसे कहा जाता था, किंतु इसके बदले उन्हें उचित लाभ प्राप्त नहीं होता था। आगे देखते हैं। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन राजकुमार शुक्ल, तो ये जो है हुआ था लखनऊ में, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार इन्होंने की थी। क्योंकि देखिए जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के अध्यक्ष, जैसे 1917 पूछ सकता है, 1917 की डेट चल रही, तो 1917 में किसने किया था, तो सरोजनी एनी बेसेंट ने 1917 में, यानी प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। अब एक महिला, और 1925 की डेट याद रखना है। 1925 में किसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो सरोजनी नायडू ने की थी। ये जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था कानपुर में हुआ था। महात्मा गांधी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो महात्मा गांधी जो है बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में उसके अध्यक्ष थे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ अधिवेशन राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण जाने से पहले राजकुमार शुक्ल की मुलाकात किस अधिवेशन में हुई थी महात्मा गांधी से, तो ये लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी आए थे, और वहीं राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण आने का उन्होंने अनुरोध महात्मा गांधी जी से किया। तो गांधी जी कलकत्ता से पटना और मुजफ्फरनगर दरभंगा होते हुए मोतिहारी पहुँचे थे। अब ये पूछ सकता है, वो कलकत्ता गए थे, कलकत्ता से फिर आए पटना से फिर मुजफ्फरनगर, फिर दरभंगा होते हुए फिर मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट पहुँचे थे। चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण जाने का आदेश दिया, और परंतु गांधी जी द्वारा आदेश न मानने के कारण गांधी जी पर मुकदमा दायर कर दिया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह के दबाव में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट द्वारा एक जांच समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एफ जी स्लाई। गांधी जी सहित एल.सी. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद और डी.जी. रीड और रैनी इसके सदस्य थे। इस समिति को चंपारण एग्रेरियन समिति नाम दिया गया। इस समिति ने 3 कठिया प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की, और चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक,
ब्रज किशोर प्रसाद और धरणीधर और शंभूनाथ आदि गांधी जी के सहयोगी थे। इम्पॉर्टेंट पूछ सकता है इसमें कौन सहयोगी कौन कौन थे। तो राजकुमार शुक्ल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हैं, मजरुल हक हैं, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर, शंभूनाथ आदि गांधी जी के सहयोगी रहे। आगे देखते हैं। दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में, नील दर्पण इनका नाटक है, शोषणकारी व्यवस्था का सजीव चित्रण किया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद ये पूछ सकता है, मधुसूदन दत्त, मधुसूदन दत्त ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। बिहार में खिलाफत आंदोलन, तो बिहार में खिलाफत आंदोलन तुर्की के ऑटोमन जो साम्राज्य था, वो खलीफा था मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ का। ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान जो है मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता या खलीफा माना जाता था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था। इसको याद रखना है। तो तुर्की और ब्रिटेन विरुद्ध धुरी राष्ट्रों के साथ शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद तुर्की के सुल्तान के राजनीतिक अधिकार और उनका साम्राज्य सीमित कर दिया गया। इससे संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय के साथ साथ भारतीय मुस्लिम समुदाय में व्यापक रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने खलीफा के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। इसी का रोष था कि जो विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध में जो राजनीतिक और उनका जो साम्राज्य का अधिकार थे वो उसको सीमित किया गया और इससे जो है वहाँ के खलीफा के अधिकार की जो सीमित करने से पूरे विश्व के जो मुस्लिम समुदाय थे वो नाराज़ हो गए। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सरकार के साथ असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ। और 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में इमाम में शांति समारोह का बहिष्कार कर दिया। ठीक है। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आग्रह पर मौलाना शौकत अली पटना आए और 24 से 25 अप्रैल को पटना में खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए सभा का आयोजन किया, जिसमें असहयोग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस सभा में राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और धरणी प्रसाद, मजरुल हक और शाह मोहम्मद ने भाग लिया, परंतु इस सभा का हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा ने विरोध किया। इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता में गांधी जी और अबुल कलाम आज़ाद थे। इस आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया और बिहार में भी आंदोलन की जो है तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अब देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन। बिहार में असहयोग आंदोलन इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। 4 से 9 सितंबर 1920 तक हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब देखिए इम्पॉर्टेंट, गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया? कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया और इसे पारित किया गया, परंतु इसके पूर्व ही राष्ट्रवादियों ने बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर सरकार से असहयोग प्रारंभ कर दिया। बिहार के बैरिस्टर हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी सुधारों की आलोचना की गई। इस आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल की गई। ठीक है, आगे देखिए। अब बिहार से राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और मजरुल हक, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि नेताओं ने परिषद के चुनाव में अपना उम्मीदवारी वापस ले ली और राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। अब देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो शाह मोहम्मद जुबैर कहाँ थे? मुंगेर से थे। और गुलाम इमाम जो है पटना से थे। और गोरख प्रसाद कहाँ से थे? मोतिहारी से गोरख प्रसाद थे। ये जानना आवश्यक है।
उसके बाद महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। अब देखिए, यही बिहार विद्यापीठ ये पूछा है और राष्ट्रीय महाविद्यालय बिहार विद्यापीठ का आपकी इसमें जो टीजीटी 9 10th का आया उसमें पूछा है। ठीक है। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश राजकुमार असहयोग आंदोलन ब्रिटिश राजकुमार जो थे प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ पटना आगमन, प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है पटना आगमन। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 को हुआ, जिसके विरोध में पूरे शहर में हड़ताल रखी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मौलाना मजरुल हक ने पटना के सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार मौलाना मजरुल हक जो थे जो पटना से सदाकत आश्रम, पटना के एक सदाकत आश्रम है पटना में, वहाँ से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ। स्वराज दल का गठन कब हुआ? फरवरी 1923 में। इसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे और श्री कृष्ण सिंह इसके अन्य प्रमुख नेता थे। फुलवारी में मौलाना सज्जाद और इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किया गया। इस संस्था वर्तमान में भी ये संस्था सक्रिय है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने की। 1922 में उन्होंने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया, परंतु कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इन्हीं मतभेदों के कारण चितरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? तो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था बिहार के गया में, उसमें इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। उन्होंने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। ठीक है। और इसी के कारण मतभेद हो गया, जिसमें चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर और विट्ठल भाई पटेल तीनों लोगों ने मिलकर जो है इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। कब? 1922 में। अब आइए आगे। इन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ और लोगों से नशा छोड़ने की अपील की गई। आंदोलन जब चरम स्थिति पर था, देखिए उस समय भी नशा से संबंधित चीज़ें थी। इस समय सरकार ने जो कदम उठाया है शराबबंदी का, उस समय देखिए बिहार के लोगों में कितना ज़्यादा नशा के प्रति नशा छोड़ने की अपील थी। और आंदोलन जब चरम स्थिति पर था तो उस समय उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गोरखपुर नामक स्थान 5 फरवरी 1922 को हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो गांधी जी क्या किए कि ये हिंसात्मक रूप हो गया। वहाँ कुछ एक पुलिस चौकी थी जहाँ वहाँ के ग्रामीणों ने पूरी पुलिस चौकी को घेर के वहाँ से आग लगा दी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पुलिस वहाँ थे जो अंग्रेज, और उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वहाँ के अंग्रेज काफ़ी नाराज़ हुए, जिससे गांधी जी भी नाराज़ हुए कि ये अहिंसात्मक आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया है, तो मैं अपने आंदोलन को स्थगित करता हूँ। ठीक है। साइमन कमीशन और बिहार। देखिए साइमन कमीशन और बिहार, मॉन्टेगचेम्सफोर्ड 1919। ठीक है। ये सुधार था। अधिनियम की प्रगति की जांच के उद्देश्य से ब्रिटेन की संसद और वायसलॉर्ड इरविन ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों वाले कमीशन का गठन किया। यह कमीशन 1928 में आया। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इम्पॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना है। इसलिए भारत में इस आयोग का व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। सर अली इमाम, बिहार के सर अली इमाम के नेतृत्व में जो है एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। 12 दिसंबर 1928 को
आयोग के सदस्य पटना पहुँचे। ठीक, इमाम, यहाँ भी उन्हें प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। साम्राज्यवाद समर्थक लोगों द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत किया गया। आयोग के सदस्य महाराजा डुमराव का आतिथ्य स्वीकार कर डुमराव गए और वहाँ राष्ट्रवादियों के साथ उनका व्यापक विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध में पटना में प्रभात फेरी के दौरान उठो जवानों सवेरा हुआ साइमन भगाने का बेरा हुआ गीत गाए गए। उसमें पटना साइमन को प्रभात फेरी में क्या, उठो जवानों सवेरा हुआ साइमन भगाने का बेरा हुआ है, से जिसका विरोध किया गया। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा और बिहार। सविनय अवज्ञा और बिहार, तो सविनय अवज्ञा और बिहार में देखना है तो दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 सहयोगियों को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को उनका उल्लंघन किया। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के गिरिवरधारी चौधरी और कारो बाबू ने भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने जो नमक आंदोलन चलाया था 78 प्रतिभागियों में, उनमें बिहार के कौन कौन थे, गिरिवरधारी चौधरी और कारो बाबू, दोनों ने भाग लिया था। इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्रों और नशीले पदार्थों की दुकान पर धरना देने का कार्य प्रारंभ हुआ। पटना में 30 मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम, उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और केबी दत्त, मुख्य सचिव हसन इमाम को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय प्रशासक दीपनारायण सिंह, प्रांतीय प्रशासक कौन थे, दीपनारायण सिंह को नियुक्त किया गया और 26 जनवरी 1931 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा पटना के भंवर पोखर पार्क में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में सोडा से नमक बनाने और चौकीदार कर न देने सत्याग्रह के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में सोडा से नमक बनाने और चौकीदारी कर न देने हेतु सत्याग्रह के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी। उसके बाद क्या था, इस आंदोलन ने बिहार में चौकीदार कर नहीं देने का अभियान चलाया और बिहार में समुद्री तट न होने के कारण सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई और नखास पिंड पटना जिला नामक स्थान पर नमक कानून भंग कर केंद्र के रूप में चुना गया और नखास पिंड चलो का नारा दिया गया। अब सारण तथा हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया और बिहार में सर्वप्रथम सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना 1934 में संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, जयनारायण, राम मनोहर लोहिया, रामबृज बेनीपुरी, ये लोग क्या थे कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में थे। नरेंद्र देव, जयनारायण, राम मनोहर लोहिया, रामबृज बेनीपुरी। इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे इसके। और पार्टी कब भंग, 1948 में पार्टी भंग हो गई। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में बिहार में रामगढ़ नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ 40 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया था और बिहार के श्री कृष्ण सिंह और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना। श्री कृष्ण सिंह इस आंदोलन में छोटा नागपुर के ताना भगत भी सम्मिलित हुए और 27 नवंबर 1940 को गया में श्री कृष्ण सिंह का गिरफ्तार कर लिया गया।
उनके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह, जिन्हें पटना में गिरफ्तार किया गया। कुछ महिलाएं भी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गिरफ्तार हुई। भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की भूमिका। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को 9 अगस्त अ, को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी ने इस आंदोलन को करो या मरो का नारा दिया। ये इंपॉर्टेंट, करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी। कब दिए? असहयोग, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक है, अब देखिए आगे। 31 जुलाई 1942 31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक बुलाकर भावी संघर्ष का आह्वान किया। छात्रों का अंजुमन इस्लामिया हाल में आयोजित सभा में कांग्रेस के समर्थन का प्रस्ताव पारित किया। 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक, बिहार में ही पटना के जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया और जिन्हें कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उनके साथ साथ मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू और श्री कृष्ण सिंह जैसे कई अनेक बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और आगे महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। पटना सचिवालय गोलीकांड, आगे बढ़िए। 11 अगस्त 1942, डेट याद रखिएगा। पटना के आसपास राष्ट्रवादी युवकों द्वारा सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया, परंतु पटना के जो कलेक्टर थे WG आर्चर ने इन्हें छात्रों पर गोली चलाने के आदेश दिए। इसी गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई, अनेक छात्र घायल हुए। और भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वर्तमान झारखंड की हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ते का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ? नेपाल। कहाँ से भागे थे? झारखंड के हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ते का गठन किया। इस दस्ते का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हेतु छापामार युद्ध और तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। इस दस्ते में शामिल युवकों में सरदार नित्यानंद सिंह का प्रशिक्षण दिया था। युवकों को द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। किसके द्वारा? सरदार नित्यानंद सिंह के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद निवासी कौन हो? पहले थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रमण जी नाम था, नरेंद्रपुर सारण के रहने वाले थे। 7 लोग शहीद हुए थे। सतीश प्रसाद झा खड़हरा जो है भागलपुर के रहने वाले थे। जगवती कुमार खराटी औरंगाबाद और रामानंद सिंह शहादत नगर पटना। देवी प्रसाद चौधरी सिलहट जमालपुर और राम गोविंद सिंह दशरथा पटना। राजेंद्र सिंह जो है बनवारी चक सारण के रहने वाले थे। अब आज़ाद दस्ता से प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर और पूर्णिया में कई ऐसे संगठन की स्थापना की गई। नेपाल सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अन्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के कारण 1943 के अंत में यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। ठीक, जयप्रकाश नारायण ने इस काल में भूमिगत रहकर कई आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर ब्रिटिश विरोध में योगदान दिया। कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जुलूस निकालकर सभाओं का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। भगवती देवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पटना में जो है जो कदम कुआं के पास महिला चरखा क्लब से, इसकी अध्यक्षा कौन थी? श्रीमती भगवती देवी बहन थी। सरकार की दमनात्मक नीतियों के विरोध में आग संपूर्ण बिहार में फैल गई और भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने की एक ध्रुव दल की स्थापना, जिसके प्रमुख जयप्रकाश नारायण थे। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान नामक थाने में झंडा फहराने के दौरान
पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। कुलानंद और कर्पूरी ठाकुर द्वारा दरभंगा और सिंघवाड़ा में संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया गया। दरभंगा, हजारीबाग, मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी, चंपारण में आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने सरकार का गठन किया और तिरहुत प्रमंडल में जनता ने 2 माह तक शासन रहा। आगे बढ़ते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल बिहार की महिलाएं कौन कौन थीं, ये देखना है। तो बिहार से महिलाएं जो थीं, श्रीमती भगवती देवी पटना, शांति देवी छपरा, सुनीता देवी वैशाली से, राधिका देवी वैशाली, श्रीमती माया देवी भागलपुर और भवानी मल्होत्रा मुजफ्फरपुर और रामस्वरूप देवी जो भागलपुर, और अलकी देवी शाहाबाद और धतुरी देवी मुंगेर और हुकेरी देवी मुंगेर और रूपंतिया देवी मुंगेर से थी। ठीक। स्वतंत्र भारत का उदय। स्वतंत्र भारत का उदय स्वतंत्र भारत का उदय। भारत की स्वतंत्रता सत्ता हस्तांतरण हेतु भारतीय नेताओं से बात करने के लिए 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल का 3 सदस्यीय दल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस समूह में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। परंतु इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर आम सहमति नहीं बन सकी। ठीक, जो कैबिनेट मिशन था। फिर आगे 1946 में देश में चुनाव कराए गए। चुनाव परिणाम के बाद 12 सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब? 12 दिसंबर 1946 को गठन किया गया। इस समय भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया तथा 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात श्री जय रामदास दौलत राम ने बिहार में के जयराम दास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले राज्यपाल, जयराम दास दौलत राम के रूप में शपथ ली और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 47। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। बिहार भारत की संघीय व्यवस्था के अनुरूप एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक। बिहार राज्य का गठन। बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। भारतीय इतिहास में बिहार की अपनी एक पृथक पहचान है। अकबर के काल में बिहार को एक भिन्न सूबे के रूप में मान्यता मिली थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पृथक राज्य की मांग प्रारंभ हो गई और सच्चिदानंद और महेश नारायण द्वारा आरंभिक प्रयास किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा 1889 में इंग्लैंड गए थे और वहां उन्होंने बिहार राज्य का पृथक अस्तित्व दिलाने की मांग रखी थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा महेश नारायण ने अपने आलेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड द अल्टरनेटिव प्रपोजल के माध्यम से भारत सहित इंग्लैंड में भी पृथक बिहार राज्य की मांग उठाई। 1894 में उपराज्यपाल सर चार्ल्स एलियट को अलग बिहार राज्य के संबंध में ज्ञापन दिया। राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से बिहार ही नहीं वरन संपूर्ण भारत एक तरह से प्रथम बिहारी सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया, जिसका सभापति बैरिस्टर सैफुद्दीन थे। 1908 में अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की स्थापना की गई। 1909 में बिहार प्रादेशिक कमेटी का गठन किया गया। 1910 में भागलपुर में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसमें पृथक बिहार राज्य की स्थापना की मांग जो प्रभावपूर्ण तरीके से की गई।
12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में पृथक बिहार राज्य के निर्माण की घोषणा की गई, जिसमें उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा भी सम्मिलित था। 1 अप्रैल 1912 में स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार की स्थापना की गई थी। इम्पॉर्टेंट है। 1936 में बिहार का प्रशासनिक रूप बदला। 1936 में बदला और बिहार में से उड़ीसा अलग कर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 15 नवंबर 2000 को एक बार फिर बिहार का विभाजन हुआ और नए राज्य झारखंड का निर्माण हुआ 15 नवंबर को। तो अभ्यास प्रश्न है और ये पार्ट 2 था। इसके बाद कुछ हम लोग अभ्यास प्रश्न कर लेंगे और इतना हम लोगों को करना है। ठीक, इतना अगर कर लिए आप लोग, ध्यान से वीडियो को पढ़ना है, तो कभी हम लोग जो है प्रश्न कर लेंगे वहाँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हमारे चैनल को थोड़ा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसके लिए तब तक वेट करिए और देखते रहिए वीडियो। नमस्कार।